नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज अपन विद्यार्थियों अपनी जो प्रायोगिक भूगोल से संबंधित श्रृंखला थी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और जिसके अंतर्गत अपने पहले वाली जो क्लास थी उसके अंतर्गत विद्यार्थियों अपन ने माध्य है वो प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जब अपने माध्य की चर्चा की थी तो उसके अंतर्गत अपने विद्यार्थियों ये देखा था कि जो माध्य है वो जब माध्य आपको जब जो माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को जो डाटा या आंकड़े दिए होते हैं वो आंकड़े किस प्रकार के उसके आधार पर अपने माध्य की गणना की थी और जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि दोनों तरीके से प्रश्नों को अपन ने हल किया था। और आज जब दोनों प्रकार के जो आंकड़े थे उसमें अपन ने जो जिस प्रकार के जो आंकड़ा दिए हुआ था प्रश्न में जो डाटा या आंकड़े दिए हुए थे उस वो डाटा थे अपने पास अवर्गीकृत आंकड़े। किस प्रकार के आंकड़े थे अपने पास? जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उन अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से अपन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से माध्य है वो ज्ञात किया जाता है। ये बात अपने पिछले वाली क्लास के अंदर की थी। और साथ में जो वर्गीकृत डाटा होते हैं आंकड़ा होते हैं उसके माध्यम से भी प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है ये भी बात अपने पिछले वाली क्लास के अंदर कर ली थी। और आज अपन जो विद्यार्थी बात करेंगे वह जो डाटा या आंकड़े हैं वो आपको किस प्रकार से दिए होंगे। डाटा और जो आंकड़े हैं वो आपको वर्गीकृत होंगे, किस श्रेणी में दिए होंगे? वर्गीकृत श्रेणी में दिए होंगे। और जब डाटा या आंकड़ा वर्गीकृत श्रेणी में दिया हुआ होने पर उसका अप्रत्यक्ष विधि से उस माध्य की गणना किस प्रकार से की जाती है। इस प्रकार का एक प्रश्न अपन हल करेंगे कि जब आपको जो आपका प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा 2023 में जब आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी तो उस परीक्षा के अंदर आपसे इस प्रकार का एग्जाम जो परीक्षक होगा वो परीक्षक आपको इस प्रकार का जो आपको वर्गीकृत आंकड़े दे करके उन आंकड़ों के माध्यम से अप्रत्यक्ष विधि से आपको समांतर माध्य पूछा जा सकता है। उससे संबंधित एक प्रश्न को अपन हल करते हैं और आशा और उम्मीद है कि अपन ये प्रश्न हल करेंगे आप सभी को ये प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो प्रायोगिक परीक्षा 2023 की होगी उस परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं और अपने जो अंक भार है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं अपना प्रश्न की उस प्रश्न को किस प्रकार से जब आंकड़े वर्गीकृत और उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से हल किया जाता है। मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं और उस प्रश्न को अपन हल करेंगे। चलो अपने पास प्रश्न है विद्यार्थियों कि निम्न आंकड़ों की सहायता से अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें। यानी इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में परीक्षक के द्वारा दिया हुआ आएगा विद्यार्थियों। और उस प्रश्न दिया हुआ आएगा और जिस प्रकार से वर्ग अंतराल भी होगा और बारंबारता या जिसको अपन कह सकते हैं आवर्ती कह सकते हैं विद्यार्थी। क्या कह सकते हैं? बारंबारता या आवर्ती। ये दो कॉलमों के रूप में इस रूप में प्रश्न आपको परीक्षक द्वारा दिया हुआ होगा और उस प्रश्न का आपको अप्रत्यक्ष विधि से माध्य है वो विद्यार्थियों ज्ञात करना है। तो प्रश्न अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 ये वर्ग अंतराल है। यानी वर्ग अंतराल का मतलब है कि जो पहला वर्ग है उसकी निम्न सीमा दूसरे वर्ग की मतलब पहले वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा है। 10 है इस वर्ग की निम्न सीमा और 20 है इस वर्ग की उच्च सीमा। अब ये जो इस वर्ग की उच्च सीमा है अगले वाले वर्ग की हमेशा क्या होगी? निम्न सीमा होगी। क्या होगी? निम्न सीमा होगी। तो ये वर्ग 10 से 20 वाला जो वर्ग इसके मध्य बारंबार आवर्ती 12 है और 20 से 30 वाले वर्ग के मध्य 20 और 30 से 40 25, 40 से 50 22 और 50 से 60 की मध्य कितनी है? 10। इसका अपन किस प्रकार से है वो माध्य है अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना है इस प्रकार का प्रश्न तो आपको परीक्षा के द्वारा दिया हुआ पेपर में आएगा और इस प्रकार के प्रश्न के आधार पे आपको अपनी जो उत्तर पुस्तिका होगी उस उत्तर पुस्तिका के अंदर इस प्रकार की कॉलम की एक तालिका का निर्माण करना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखें कि जब अब आंकड़े हैं डाटा है वो आपको वर्गीकृत दिए हुए और अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना तो कितने टेबल जो अपन सारणी बनाएंगे या तालिका बनाएंगे उसमें कितने कॉलम होगी। तो देखो एक तो ये बनेगा वर्ग अंतराल का कॉलम। किसका बनेगा? एक कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का, दूसरा बनेगा आवर्ती का, तीसरा बनेगा ये जो वर्ग अंतराल दिया है विद्यार्थियों इस वर्ग अंतराल का आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? मध्यमान ज्ञात करेंगे। और कैसे करते हैं वो देखते हैं। तीसरा कॉलम बन जाएगा मध्यमान का विद्यार्थियों और चौथा कॉलम बनेगा विचलन करेंगे। और क्या ज्ञात करेंगे? विचलन का बन जाएगा। और पांचवा कॉलम अपन करेंगे जो आवर्ती है और जो विचलन का मान आएगा उन दोनों को क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें दिमाग में बैठा ले विद्यार्थियों
कि जो जब आंकड़े वर्गीकृत श्रेणी में दिए हुए हो और अप्रत्यक्ष विधि से मध्य ज्ञात करने का परीक्षक पूछ रहा है, तो अपने को जो तालिका बनाएंगे उसमें कितने कॉलम बढ़ाएंगे, 5 कॉलम है वो बढ़ा दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि सबसे पहले अपने को जो वर्ग अंतराल के आपने कॉलम बढ़ा दिया, बारंबारता का बढ़ा दिया, मध्यमान का बढ़ा दिया, विचलन का बढ़ा दिया और फाइनल जो मध्य जो आपका आवर्ती और विचलन इसको गुणा करके अंतिम वाला कॉलम ये भी आपने बढ़ा दिया। इस प्रकार से आपने विद्यार्थियों 5 कॉलमों का निर्माण कर दिया। अब वर्ग अंतराल और बारंबारता को आप उन कॉलमों के अंदर लिख दीजिए विद्यार्थियों। जिस प्रकार से मैंने 10 से 20 एक वर्ग है, दूसरा 20 से 30 है, तीसरा 30 से 40 है, चौथा 40 से 50, फिर 50 से 60 और इसके सामने मैंने इन आवृत्ति को रख दिया है। अब अपने पास तीसरा जो कॉलम है इसमें क्या ज्ञात करना है विद्यार्थियों, इसके अंदर अपने को ज्ञात करना मध्यमान। अब बात आती है मध्यमान कैसे ज्ञात कर, बहुत आसान और सरल, कुछ भी नहीं विद्यार्थियों। तो प्रश्न में दिया हो उन्हीं आंकड़ों का उपयोग करके मध्यमान निकालना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। जैसे पहले वर्ग है, पहला वर्ग है मेरे पास विद्यार्थी 10 और 20, इसका मेरे को निकालना है मध्यमान। तो मैं क्या करूंगा, इस वर्ग की निम्न सीमा उस सीमा को, निम्न सीमा 10 और उस सीमा कितनी है 20, इसको जोड़ दो विद्यार्थी। 20 + 10 जोड़ा तो कितने हो गए, 30 हो गए। यानी इस वर्ग का मैं कह रहा हूँ कि मध्यमान निकालना मैं 10, इस वर्ग की निम्न सीमा 10 और सीमा कितनी विद्यार्थी 20, और इन दोनों को मेरे को क्या करना है, जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इसमें 2 का क्या लगा दीजिए विद्यार्थियों, भाग लगा दीजिए। 10 और 20 को मैंने जोड़ा और जोड़ने पर ये हो गया 30 और उसके अंदर किसका भाग लगा दूं मैं, 2 का भाग लगा दिया, तो कितने आगे विद्यार्थियों 15। तो इसका मतलब 10 और 20 का मध्यमान या औसत कहते कितना हो जाता विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा 15। कितना आ गया मध्यमान, औसत कितना आ गया 15 आ गया। इसी प्रकार से अगला वर्ग भी अपने पास क्या 20 और 30, इसको भी जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दीजिए। अब विद्यार्थी इस प्रकार की अपना प्रोसेस प्रक्रिया करेंगे तो अपने को थोड़ा समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो अपन एक अनुमान और बिल्कुल सटीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है विद्यार्थियों कि 10 और 20 के मध्य कितने का डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है। 20 और 30 के मध्य भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और 30 और 40 के मध्य भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 40 और 50 के मध्य भी कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। 50 और 60 के मध्य भी कितने का अंतर है, 10। जब इनके मध्य 10 का अंतर है विद्यार्थियों, तो मध्यमान के मध्य भी हमेशा कितने का अंतर होगा, 10 का ही अंतर होगा। इसलिए ये गणना करके अपन सीधा अनुमान के आधार पर भी उसको लिख सकते हैं और ये सटीक और सही है, इसमें गलत होने वाली कोई संभावना गुंजाइश नहीं है विद्यार्थी। तो इसका मतलब ये इस मध्यमान आ गया 15। अब 10 का अंतर है, इसका मतलब 10 10 जोड़ते जाओ ना, 15 10 जोड़ो कितना हो जाएगा विद्यार्थी, 15 10 जोड़ो 25 हो गए। 25 में 10 जोड़ कितने हो गए विद्यार्थियों, 35 हो गए। और 35 में 10 जोड़ कितने हो गए, 45 हो गए। 45 में 10 जोड़ विद्यार्थी कितने हो गए, 55। अब देखो ये 55 और 45 के मध्य 10 का अंतर है, 45 और 35 के मध्य 10 का अंतर है, 35 और 25 के मध्य 10 का अंतर है, 25 और 15 के भी मध्य कितने का अंतर है, 10 का अंतर। इस प्रकार से अपन ने मध्यमान निकाल लिया। अपन ने देखो क्या निकाल लिया, तीसरा कॉलम बड़े को ज्ञात करना था मध्यमान, इसका तो मध्यमान अपन ने निकाल लिया। अब देखो डी का मतलब होता है विचलन विद्यार्थी, डी का मतलब क्या होता है विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, जिस वर्ग का आपको विचलन ज्ञात करना है उस वर्ग का मान होगा x और a का मतलब यानी ये जो आपको मध्यमान दिए हुए इनमें से किसी एक को अपन मानेंगे कल्पित माध्य मानेंगे विद्यार्थी। क्या माना जाएगा, किसी एक मान को अपन क्या मानेंगे, कल्पित माध्य है वो मानेंगे। अब किसी को भी मान सकते हैं विद्यार्थियों, 15 को भी मान सकते हैं, 25 को भी मान सकते हैं, 35 45 55 किसी को भी अपन है वो एक कल्पित माध्य यानी अपनी कल्पना के आधार पर उसको कल्पित माध्य माना जा सकता है विद्यार्थी। जरूरी नहीं है कि इन संख्या को भी मानूं, मैं दूसरी संख्या को भी मान सकता हूँ। आंसर मेरा वही आएगा विद्यार्थी, पर अंतर ये कि इस गणना को करने में समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। और परीक्षा आपकी जो भी परीक्षा होती है उस परीक्षा में समय क्या होता है बच्चों, निर्धारित होता है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि हमेशा ध्यान रखें आप इन जो भी आपको मध्यमान दिया उस मध्यमान का मध्य का मतलब 20 का जो मान होता है उसको ही आप कल्पित माध्य मान ले, ताकि आपकी गणना है वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, कम समय में आप गणना है विद्यार्थियों कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका मध्यमान है क्या, इधर 15 25 35 45 55, इसका मतलब इसका मध्यमान कितना है विद्यार्थियों 35। तो मैं 35 को क्या मान लेता हूँ, 35 माना कि 35 ही कल्पित माध्य मान लेता हूँ। अब जरूरी नहीं है, बाध्यता नहीं है विद्यार्थियों की 35 को ही माने, आप 15 को मान सकते हैं, आप 25 को मान सकते हैं, और आप 45 को भी मान सकते हैं, और आप 55 को भी मान सकते हैं, और इसके अलावा दूसरी संख्या को भी माना जा सकता है, गलत नहीं होगा। पर बात ये कि समय की नजाकत को देखते हुए अपने को हमेशा मध्यमान ही मानना है विद्यार्थियों, क्योंकि परीक्षा में समय फिक्स निर्धारित होता है और आप दूसरा मान लेकर के उलझ जाएंगे तो यही प्रश्न हल होगा, दूसरे प्रश्न आप हल नहीं कर पाओगे। तो विद्यार्थी अपने जो मार्क्स है उसको आप घटा बैठोगे। तो इसलिए विद्यार्थियों ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो मध्य मान है उसी को ही आप कल्पित माध्य है वो माने। तो अपन माना कल्पित माना में लिख दो विद्यार्थियों,
माना कि कल्पित माध्य कितना मानो विद्यार्थियों में, या इसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं विद्यार्थी, किससे, ए से, बराबर कितना मान लो 35 मान लें। कितना माना विद्यार्थी अपन ने, 35। अब हमने देखो मध्यमान वाली कॉलम था उसकी पूर्ति कर दी, और अब चलेंगे डी का मतलब होता है विद्यार्थी विचलन। और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं, जिस वर्ग का विचलन ज्ञात करता है उस वर्ग की संख्या में से आपने जो कल्पित माध्य माना उसको क्या कर लीजिए विद्यार्थियों, घटा दीजिए। एक्स का मतलब आपने जो आपको आंकड़े या डाटा वर्गीकृत श्रेणी में दिए हुए थे उसका क्या निकाला था विद्यार्थियों, मध्यमान। उसका जो मध्यमान होता है वही किसका मान होता है विद्यार्थियों, x का मान है वो होता है। तो इस जैसे d बराबर x माइनस ए, इसका मतलब ये कि इस पद का मेरे को विचलन निकालना है विद्यार्थियों। तो x का मान कौन सा है, ये वाला। इस श्रेणी के लिए x का मान क्या है विद्यार्थियों, 15 है। और a का मतलब कितना है विद्यार्थियों, आपने कल्पित माध्य कितना माना है विद्यार्थियों, अपन ने माना है 35 माना है। कितना माना है, 35। तो क्या हो जाएगा इस यानी d बराबर या क्या हो जाएगा, x का मतलब मैं लिखूं बच्चों 15 है, और a का मतलब कितना होगा 35, और x और a के मध्य चिन्ह किसका है, माइनस का है। तो विद्यार्थियों किसका रहने दीजिए, माइनस का ही रहने दीजिए। तो विचलन कितना आ गया अपने पास, 15, माइनस का चिन्ह तो माइनस लिख दूं विद्यार्थियों, और a का मान मैंने कितना माना है, 35 माना है। यानी आपने कल्पित माध्य विद्यार्थियों कितना माना है, 35 माना है। तो मैं कितना लिख दूं विद्यार्थियों, 35 लिख दिया मैंने। अब एक संख्या प्लस की विद्यार्थियों और एक संख्या माइनस की। तो बड़ी संख्या किसकी है विद्यार्थियों, माइनस की है, और छोटी संख्या किसकी है, प्लस की है। अंतर तो हो जाएगा, तो इसका 15 में से 35 नहीं जाएगा विद्यार्थियों, 35 में से 15 गए। जब 35 में से 15 जाते हैं शेष बचते हैं 20 विद्यार्थियों। पर 20 किसके बचेंगे, माइनस की, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो इसके लिए माइनस की कितनी होगी विद्यार्थियों, 20। तो आपके पास शेष यानी डी का विचलन आ गया, वो कितना आ गया, माइनस का 20। इसी प्रकार से अगले कॉलम की बात करते हैं विद्यार्थियों। तो यहाँ पर x का मान ही 15 नहीं होगा विद्यार्थियों, इस ये जो श्रेणी है, वर्ग है, वर्ग अंतराल है, इसका मध्यमान 25 है। तो x का मान कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 25 हो जाएगा। फिर चिन्ह माइनस का, तो क्या होगा विद्यार्थियों, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद a का मान कल्पित माध्य तो वही रहेगा, प्रत्येक वर्ग के अनुसार कल्पित माध्य विद्यार्थियों बदलता नहीं है, वो तो इसका मान बदलता है विद्यार्थियों, x का मान बदलता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ कितने होगी विद्यार्थियों, 35। अब 25 में से कितने गए विद्यार्थियों, 35, शेष कितने बचे विद्यार्थियों, 10। अब 10 किसके बचेंगे विद्यार्थियों, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या किसके विद्यार्थियों, माइनस की। अगले x का मान कितना है विद्यार्थियों, 35, और माइनस a का मान भी कितना है विद्यार्थियों, 35। तो 35 में से 35 का शेष क्या बचा विद्यार्थियों, 0, कोई समस्या वाली बात नहीं। अगला x का मान कितना है विद्यार्थियों, 45, माइनस a का मान कितना, 35, बराबर कितने बचे विद्यार्थियों, 10, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। और अगला कॉलम में x का मान कितना होगा विद्यार्थियों, इस वर्ग अंतराल देखो कितना है, 55 है। तो यहाँ कितना विद्यार्थियों लिखूं मैं, 55 लिख दिया, माइनस 35, 55 में से कितने गए विद्यार्थियों, 35, शेष कितने बच गए, 20 बच गए। तो कोई समस्या ही नहीं है। यानी इस वर्ग का विचलन माइनस का 20 है, इस वर्ग का विचलन माइनस का 10, इस वर्ग का विचलन 0 है, और इस वर्ग का विचलन है 10, और इस वर्ग का है 20। पर ये माइनस के ऋणात्मक है और ये कैसे, धनात्मक। अगला कॉलम क्या है विद्यार्थियों, एफ आई डी आई। एफ का मतलब होता है आवर्ती या बारंबारता, और डी आई का मतलब ये जो विचलन है विद्यार्थियों। अब अपन अगले स्टेप में क्या करते हैं विद्यार्थियों, जो आवर्ती और जो विचलन है इसको क्या कर लेंगे अपन, गुणा कर लेंगे विद्यार्थियों। क्या किया जाएगा, इसको गुणा करेंगे। तो इसका मतलब 13 को गुणा में क्या किससे करूंगा, 20 से। क्यों, क्योंकि डी का मान तो -20 है विद्यार्थी। ये प्रोसेस इतनी प्रक्रिया करने के बाद ही डी का मान आता है ना, विचलन बाद में आएगा। तो मैं 13 को गुणा किससे कर लूं, 20 से करूं। जब विद्यार्थियों मैंने 13 गुणा कितना किया, 20, लेकिन 20 किसका है विद्यार्थियों, माइनस का है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, माइनस का 20, और ये कितने हो गए विद्यार्थियों, 260 हो गए। कितने हो गए, 260, पर हो गए किसके विद्यार्थियों, 260 माइनस के। क्यों, माइनस और प्लस को हमेशा गुणा करने पर क्या होता है, माइनस होता है। अगला क्या है, इधर तो 20 है एफ का मान, और डी का मान कितना है, माइनस का 10। तो इसका मतलब 20 गुणा किससे कर लूं विद्यार्थियों, 10 से। 20 गुणा 10 किसका है, माइनस के 10। तो ये हो गए कितने विद्यार्थियों, माइनस के 200। कितने हो गए, माइनस के 200। इसी प्रकार से अगला है, इस डी का मान कितना है विद्यार्थियों, 0 है, और एफ का मान कितना है, 25। तो विद्यार्थियों क्या हुआ, 25 को गुणा में किससे कर लूं, 0 से करूं। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है विद्यार्थियों कि जब आप कोई भी संख्या
कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, अगर उसको आपने 0 से गुणा कर लिया ना विद्यार्थियों, तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब 25 को मैंने गुणा किससे किया, 0 से किया। जब 25 को मैं 0 से गुणा करूंगा तो 25 का मान क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, 0, तो इसका मान 0। अगली क्या है, f का मान 22 है विद्यार्थियों, x का मान कितना है, नहीं, d का मान कितना है विद्यार्थियों, 10। तो मैं क्या करूंगा, 22 को गुणा किससे करूंगा विद्यार्थियों, 10 से गुणा करूंगा। जब 22 को मैंने 10 से गुणा कितने हो गए विद्यार्थियों, 220। इसी प्रकार से अगला कितना है, f का मान विद्यार्थियों 10 और d का मान कितना है 20। तो 10 को गुणा किससे करूंगा विद्यार्थियों में, 10 को गुणा करूंगा 20 से, और कितने हो जाएंगे, ये 200 हो जाएंगे। कितने हो गए, 200। इस प्रकार से अपने x का मान निकाल लिया, d का विचलन ले आए, और विचलन और आवर्ती को अपने गुणा भी कर दिया। अब क्या करना है विद्यार्थी, इसको जोड़ दीजिए, ये प्लस के एक तरफ और माइनस के एक तरफ। देखो प्लस का मैंने जोड़ा 220 है और ये 200, प्लस के कितने हो गए विद्यार्थी, 240, माइनस के कितने हो गए विद्यार्थियों, ये 200 माइनस के हो गए 460, कितने हो गए 460। तो सिग्मा एफ आई डी का मान कितना आ गया विद्यार्थियों, 440 में से माइनस के 460 जाएंगे, शेष जाएगा नहीं ना, तो 460 में से 440 गए, शेष बच नहीं 420 हो गई, सॉरी ये हो गई 420। तो 420 में से 460 गए, जाएंगे नहीं, तो 460 में से 420 गए, शेष कितने बचे विद्यार्थियों, 40। लेकिन 40 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। 40 किसका बचेगा, माइनस। तो यहाँ सिग्मा एफ आई डी, सिग्मा का मतलब इन संपूर्ण विचलनों के जो ये विचलन और आवर्ती को गुणा करने के बाद ये इन संपूर्ण पदों का जो योग है वो कितना है, माइनस का 40। बात समझ आई विद्यार्थी, सिग्मा का मतलब योग से होता है कि इस श्रेणी के सभी जो पद है, यानी इस कॉलम के सभी पदों का योग कितना है विद्यार्थियों, माइनस का 40। अब समांतर माध्य क्या होता है विद्यार्थियों, कि अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से अप्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है विद्यार्थियों कि समांतर माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। एफ सिग्मा एफ क्या है विद्यार्थियों, ये आवर्ती का योग है। इन सभी पदों को मैंने एफ का मतलब आवर्ती और सिग्मा का मतलब इन सभी आवर्तियों का योग। तो सिग्मा एफ बराबर 90, इन सभी पदों का 13, 20, 25, 22, 10 जोड़ेंगे, कितना आएगा योग आपके पास विद्यार्थियों, 90 आएगा। या सिग्मा एफ बी का मतलब ये भी होता है कि सभी जो पद है इन सभी पदों का योगफल। या इसकी जगह कभी कभार सिग्मा एफ न देकर विद्यार्थियों आपसे परीक्षा में एन का भी एन है ये भी दिया हुआ हो सकता है। तो एन का मतलब ये होता है विद्यार्थियों सभी पदों का योग। तो इस प्रकार से अब अपन बात करते हैं कि जो समांतर माध्य है, तो तालिका तो अपने निर्माण कर लिया विद्यार्थियों। अब समांतर माध्य बराबर ये होता है विद्यार्थियों, में हिंदी में लिखूं फिर शॉर्टकट में लिखता हूँ, समांतर माध्य